Hello students, today we are going to start first chapter of our part 1 of accountancy. हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है जो कि हमने अभी किया नहीं था, दैट इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये जो चैप्टर है ये टोटली डिफरेंट है बाकी चैप्टर से. इसका कोई लिंक नहीं है अदर चैप्टर्स के साथ, ना पार्टनरशिप के साथ है ना अदर बुक्स के साथ है. तो इस चैप्टर में आपने वैसे ही अकाउंट्स बनाने हैं जैसे हम अकाउंट्स नॉर्मली बनाते हैं. जैसे हमने फाइनल अकाउंट किया था, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट हमने इसको करना है. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स. लेकिन इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो टोटली न्यू है आपके लिए. तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन NPO एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. फिर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक. मीनिंग एंड फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. The difference between income and expenditure and P&L account. Difference between receipt and payment account and income and expenditure account. Fund based accounting. And last में preparation of income and expenditure account and balance sheet. इस चैप्टर में जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा वो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और एक 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो टोटल 10 मार्क्स का ये चैप्टर है. 10 मार्क्स के चैप्टर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और बाकी आपके 6 मार्क्स और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट मीनिंग ऑफ NPO. Not for profit organization is also known as not for profit organization, which are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public service to public and or members, etc. Profit is incidental to carrying on its activities. In contrast, business entities are set up with the objective of earning profit. Not for profit organization का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक सोशल पर्पस के लिए सेटअप की जाती हैं, जिनका मेन जो पर्पस है बिजनेस करने का वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. इनका जो मेन पर्पस होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है और उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते वक्त प्रॉफिट अर्न हो सकता है. दैट इज इंसिडेंटल. मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज करते वक्त प्रॉफिट अर्न भी हो सकता है और वो जो प्रॉफिट होता है वो उस NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, आपका केंद्रीय विद्यालय है. द केंद्रीय विद्यालय इज एग्जाम्पल ऑफ NPO. ये NPO का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, टीचिंग कराई जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल्स में होता है. लेकिन यहाँ पे हम फीस भी लेते हैं बच्चों से. तो जो फीस आती है KV की, उस फीस को यूटिलाइज किया जाता है. फीस भी आती है और गवर्नमेंट से ग्रांट भी आती है, गवर्नमेंट फंड भी भेजती है. तो वहां से जो भी फंड आते हैं और फीस आती है वो यूटिलाइज होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको पेमेंट करने में, इन सभी चीज़ों में, या स्कूल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, उन एक्टिविटीज़ में जो फंड है वो यूटिलाइज होते हैं. तो स्कूल का मेन पर्पस है सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना. ऐसे ही कोई हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है जैसे हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल्सो NPOs. जैसे या फिर कल्चरल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ट्रस्ट है, मंदिर है, रिलीजियस प्लेस है कोई, तो वहाँ पे भी उनको भी हम NPO की फॉर्म में लेते हैं क्योंकि इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. फीचर्स पे आएंगे अब हम. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ NPO? फर्स्ट है entity, not for profit organization is a separate legal entity promoted by individuals or enterprises. NPO जो है सेपरेट होता है बिल्कुल, जैसे बाकी बिजनेस होते हैं वैसे ही NPO है. जो इंडिविजुअल्स या जिन लोगों ने उस स्कूल को या उस NPO को बनाया है उनसे अलग होता है. सेकेंड इज पर्पस. देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चर,
एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल एट लार्ज। इनका मेन पर्पज सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है किसी भी फॉर्म में, एजुकेशन फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में, हेल्थ फॉर्म में। ऑनरशिप, इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। इसको हम जो सेटअप करते हैं, मतलब इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है एक ट्रस्ट की तरह होता है या सोसाइटी की तरह होता है। इट इज नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये किसी एक पर्सन का नहीं होता है या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का नहीं, ये सोसाइटी से बिलोंग करता है, सोसाइटी के लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। एनपीओ का मेन जो पर्पज है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते। इसमें सरप्लस होता है अमाउंट। सरप्लस मीन्स कि जितना फंड आए हैं उनको यूटिलाइज करने के बाद, एक्सपेंसेस करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो सरप्लस होता है। फिर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इसका जो है वो मैनेजमेंट कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी। कुछ लोग को सिलेक्ट किया जाता है और वो सिलेक्टेड लोग उस एनपीओ को या इंस्टीट्यूट को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स। जो फंड्स होंगे वो इसके मेंबर्स इनको देते हैं। जैसे कोई ट्रस्ट है, मंदिर है, मस्जिद का ट्रस्ट है या कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो फंड्स प्रोवाइड कराएंगे। और जो डोनेशन है, जैसे कि एंट्रेंस फीस है या मेंबरशिप फीस है या गवर्नमेंट डोनेशन देती है, तो वहां से इनके फंड्स अरेंज होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दीज आर द फीचर्स ऑफ एनपीओ। ये मैंने आपको जो टॉपिक भेजा था उसमें आप डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग। फर्स्ट पर्पज है, पर्पज एनपीओ का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेकंड इज फंड। एनपीओ में जो फंड है वो मेंबर्स से आते हैं, मेंबरशिप फीस से आते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होते हैं वहां पे प्रोपराइटर का पैसा लगा होता है, ऑनर का पैसा लगा होता है, या हम शेयर्स से पैसे को अरेंज करते हैं। एनपीओ में जो अकाउंट्स बनते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। और प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। एनपीओ में जो बच जाता है उसे हम सरप्लस कहते हैं या डेफिसिट कहते हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बैलेंस बचता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। अब हम आएंगे कि हमें क्या क्या मेन इसमें जो है वो 3 अकाउंट बनते हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, जैसे एक कैश बुक होती है, इसमें डेबिट साइड में सारी रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड में सभी पेमेंट्स होती हैं। तो ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। जैसे हम कैश बुक में डेबिट साइड में रिसीट्स लिखते हैं, चाहे वो कभी भी पैसा आया हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, कभी का भी हो, वो सारा पैसा हम डेबिट साइड लिखते हैं। और ऐसे ही कैश बुक में जैसे क्रेडिट साइड पेमेंट लिखते हैं, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर है वो कैश बुक की तरह है, जस्ट लाइक कैश बुक। आपने क्या करना है, इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से समझना है, लर्न करना है। इसी फॉर्मेट के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा और ये फॉर्मेट आपको दिया होगा। इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना होगा। जैसे कैश बुक में आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। और जब ये सारा रिसीट आने के बाद और सारी पेमेंट करने के बाद कुछ बचता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। तो ये नॉर्मल है, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं वैसे है, बस इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हमें देखनी होती हैं। आपने फॉर्मेट को याद करना है। नेचर देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, ये लिखा है द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज एन एसेट अकाउंट। जैसे कैश बुक है, कैश एसेट है, वैसे ही ये भी एसेट अकाउंट है। और इट बीइंग अ समरी ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स आती हैं। क्रेडिट बेसिस पे कुछ अगर एंट्री हुई है तो वो इसमें नहीं आती। कैश बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन होती है। सभी कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स इसमें आती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की आइटम्स हो या रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हो।
पीरियड में दिया है कि इट रिकॉल ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, चाहे वो करंट ईयर से रिलेट हो, प्रीवियस ईयर से हो या अगले साल से हो। मीन्स अगर हमें पेमेंट आई है, रिसीट किया है हमने, मान लीजिए अगले साल का पैसा अभी आ गया तो वो भी इस साल की कैश बुक में आएगा, और अगर अगले साल की पेमेंट हमने कर दी तो कैश बुक में आएगी। मीन्स जो आपको मिल गया एक्चुअल में आपके इन हैंड है या आपने पेमेंट की है तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, इसके एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकी एडजस्टमेंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी होती है फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पर्पस क्या है इसको बनाने का, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्यों बनाते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स, ये निकालने के लिए कि हमने अलग अलग हेड्स में, अलग अलग अकाउंट्स में कितनी पेमेंट की है और किससे कितना रिसीव किया है, वो शो करने के लिए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस हमें अच्छे से लर्न करना है, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ये थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स हैं, इसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें सभी बैलेंसेस दिए हुए हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें से जो जो रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड आ गई हैं और जो जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड आ गई हैं, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया है। तो आप इलस्ट्रेशन को अच्छे से ध्यान से करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।